गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड लेक्चर हम शुरू करते हैं। बीएससी पार्ट थर्ड, एनएमआर सेकेंड। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज पेपर सेकेंड। सो पहले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियोनिक या न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन की वजह से मिलती है ना। तो हमने वो डिटेल के अंदर पढ़ा कि ये जो एनर्जी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की एब्जॉर्ब होती है और हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलता है। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रा हम प्लॉट करते हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रा जनरली इस तरीके से, इन प्रैक्टिस इस तरीके से बनाया जाता है कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कांस्टेंट रखते हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करते हैं। और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस स्पिन के फ्लिपिंग के लिए, है ना, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के में जाने के लिए, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैच करती है ना, और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी जो हम स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं वो स्पेक्ट्रा हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है और वाई एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है स्पिन ट्रांजिशन की, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को मैच करती है और हमें सिग्नल मिलता है। तो इसे हम डाउन फील्ड पोजीशन कहते हैं, इसे हम अप फील्ड पोजीशन कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, है ना। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई तो सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह पर एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि सारे के सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह पर एब्जॉर्ब करते तो एनएमआर स्पेक्ट्रा हमारे लिए बेकार होता, है ना। हम कुछ भी उसमें से कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक प्रोटॉन जो है एक्चुअली वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं कर रहा जितना हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। वो अलग मैग्नेटिक फील्ड फील करता है, जिसे हम कहें कि इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी फर्क होती है एज कंपेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, यानी उतना ही फील करना चाहिए जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, लेकिन वो जो है उसके पास में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन जो है वो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड करता है और जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड उसे फील करनी चाहिए उसकी जगह इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो हर एक प्रोटॉन के ऊपर इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ फर्क होगी, इसलिए अगर वो अलग अलग तरीके के प्रोटॉन्स हैं तो वो हमें अलग अलग जगह पर सिग्नल देंगे। अब बात करते हैं कि अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर हम चार चीज़ों को डिटेल में पढ़ ले तो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो जाता है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा के। पहला, द नंबर ऑफ सिग्नल्स। जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो हमें बताते हैं कि उस एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं ये हमें बताता है नंबर ऑफ सिग्नल्स। फिर आइए पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हमें बताते हैं कि उन प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है ना। क्या वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ में लगे हुए हैं या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के लगे हुए हैं, या किस तरीके से कोई डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिग्नल रेफरेंस से कहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा।
तीसरी चीज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताती है कि ये जो थे काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स के जितने सिग्नल आए, सपोज करो किसी स्पेक्ट्रा के अंदर 4 सिग्नल्स आए, इसका मतलब 4 तरीके के प्रोटॉन्स थे, पर हर तरीके के प्रोटॉन्स या एक जो सिग्नल आया उस सिग्नल की इंटेंसिटी बताती है कि उस सिग्नल के नीचे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी हर एक सिग्नल के नीचे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये हमें पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स। और चौथी चीज, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इनटू सेवरल पीक्स, है ना। ये जो सिग्नल आया है, ये सिग्नल कई सारे पीक्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। हमें कई बार डबलेट मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है, मल्टीप्लेट मिलता है, तो ये सिग्नल जो है स्प्लिट हो जाता है। और ये जो स्प्लिटिंग है ये हमें एक्चुअली बताती है कि उस प्रोटॉन के पास वाले कार्बन आइटम के ऊपर कितने प्रोटॉन्स हैं, यानी ये भी हमें बता रही है एनवायरमेंट, बट एनवायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नेबरिंग कार्बन, है ना, नेबरिंग कार्बन। यानी हमें 4 चीजें पता चल जाएं कि हमें सिग्नल कितने हैं, सिग्नल की पोजीशन कहाँ है, उनकी इंटेंसिटी सिग्नल्स की कितनी है, और वो जो सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से स्प्लिट हुए हैं। अगर ये 4 चीजें पता चल जाए तो हम किसी भी कंपाउंड का ये बता सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कि क्या कंपाउंड है ना। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले द नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स हमने जैसा कहा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें बता रहे हैं कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं, राइट। और हम इन नंबर ऑफ सिग्नल्स को इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम एनवायरनमेंट के अंदर अगर प्रोटॉन्स होते हैं तो वो सेम जगह पर सेम फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं और हम उन्हें केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं। अगर उनका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है तो वो अलग जगह एब्जॉर्ब करते हैं और तब हम उन्हें केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, हमने कहा एनवायरनमेंट अलग अलग होगा तो वो अलग अलग जगह एब्जॉर्ब करेंगे, अगर एनवायरनमेंट सेम होगा तो वो सेम जगह एब्जॉर्ब करेंगे। यानी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमें एक ही जगह पर सिग्नल देंगे और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमें अलग अलग जगह पर सिग्नल देंगे। एग्जाम्पल करते हैं समझने के लिए। से इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के अंदर बहुत क्लियर दिखाई देता है कि 2 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं और एक मिथाइल प्रोटॉन्स हैं। ये मिथाइल मिथाइलिन प्रोटॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ में लगे हुए हैं, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन से खींच रहे हैं। तो ये प्रोटॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो इन प्रोटॉन्स से फर्क है, यानी जो ए प्रोटॉन्स हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं बी से, यानी यहाँ पर हमें 2 सिग्नल्स मिलेंगे, एक मिथाइलिन प्रोटॉन्स के लिए और एक मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए। 2-क्लोरोप्रोपेन देखिए, 2-क्लोरोप्रोपेन के अंदर एनवायरनमेंट इन मिथाइल प्रोटॉन्स का सेम है, दोनों के पास में कार्बन एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये 6 प्रोटॉन्स जो है 3 और 3 6 प्रोटॉन्स एक ही जगह पर एब्सॉर्ब करेंगे, जबकि ये प्रोटॉन्स जो हैं ये डिफरेंट है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली Cl लगा हुआ है, इनका एनवायरनमेंट फर्क है, ये अलग जगह पर एब्सॉर्ब करेंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर भी हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। आइए प्रोपाइल क्लोराइड, अगेन ये देखें तो यहाँ पर भी ये Cl लगा हुआ है मिथाइलिन प्रोटॉन्स के साथ में, ये Cl नेक्स्ट कार्बन आइटम के ऊपर लगा हुआ है और ये फार्दरेस्ट है Cl से, यानी इन तीनों कार्बन आइटम्स जो प्रोटॉन्स लगे हुए हैं उनका एनवायरनमेंट फर्क है, यानी हमें 2 नहीं 3 सिग्नल्स मिलेंगे। ये आइए सिंपली साइक्लोप्रोपेन ना, साइक्लोप्रोपेन अगर हम देखें तो ये साइक्लोप्रोपेन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स ऊपर 3 प्रोटॉन्स नीचे, लेकिन ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमें खाली एक ही सिग्नल
मिलेगा। सारे प्रोटॉन्स जो हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। ये आइए 1,1 डाइब्रोमो इथेन, अगेन इसके अंदर मिथाइल प्रोटॉन्स अलग है और ये CH प्रोटॉन्स अलग है, तो हमें यहाँ पर भी 2 सिग्नल्स मिलेंगे। यानी कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं ये हमें आसानी से पता चल सकता है ऐसा देख करके, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि खाली देखने से ही पता चल जाए कि ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो इसे पता करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि जो प्रोटॉन्स हैं ये 2 तरीके के प्रोटॉन्स हो सकते हैं। अगर याद हो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था हमने फर्स्ट ईयर के अंदर, और तब हमने पढ़ा था कि एनेंटियोमर्स होते हैं और डायस्टीरियोमर्स होते हैं ना। तो एनेंटियोमर्स वो होते हैं जो कि मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, याद करिए, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होती है। उसी तरीके से ये जो प्रोटॉन्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक एनेंटियोटोपिक प्रोटॉन्स और दूसरे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। एनेंटियोटोपिक प्रोटॉन्स जो इन एनेंटियोटोपिक प्रोटॉन्स या डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स को पता करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि जो 2 प्रोटॉन्स हैं इन प्रोटॉन्स को हम किसी एक ग्रुप से Z ग्रुप से रिप्लेस करते हैं बारी बारी से, और फिर देखते हैं कि हमें क्या कंपाउंड मिलता है। अगर मैंने ये कंपाउंड लिया जो कि ब्रोमोइथेन था और इसके अंदर पहले मैंने से Hb को रिप्लेस किया Z ग्रुप से और फिर मैंने Ha को रिप्लेस किया Z ग्रुप से, तो जो कंपाउंड बने उनको हम देखें तो ये आपस में कैसे है, ये आपस में मिरर इमेज आइसोमर्स है ना। देखिए मिरर इमेज आइसोमर्स है, यानी एक के बाद एक हम दोनों जिनको हम पता करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि प्रोटॉन्स कैसे हैं, हम ऐसे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं जो इस कंपाउंड के अंदर नहीं है, और फिर देखते हैं कि ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, मिरर इमेज आइसोमर्स हैं। तो इन प्रोटॉन्स को हम कहते हैं कि ये एनेंटियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। अब क्योंकि एनेंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, इसी तरीके से ये एनेंटियोटोपिक प्रोटॉन्स जो है ये भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं और ये खाली एक ही जगह पर एब्जॉर्ब करते हैं, एक ही सिग्नल देते हैं। अब है ये दूसरे तरीके के प्रोटॉन्स, दैट इज डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स के अंदर अगर हम फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, अगर एग्जाम्पल देखें हम, ये 1-क्लोरोईथीन है। 1-क्लोरोईथीन के अंदर ये प्रोटॉन डेफिनेटली इन प्रोटॉन से डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रोटॉन उसी कार्बन एटम पे लगा हुआ है जिसपे Cl है, जबकि ये दोनों प्रोटॉन्स पास वाले कार्बन एटम पर लगे हुए हैं। पर ये दोनों प्रोटॉन्स कैसे हैं, क्या ये आइडेंटिकल है, एक ही जगह एब्जॉर्ब करेंगे या अलग अलग जगह एब्जॉर्ब करेंगे? इसको देखने के लिए अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसी Z ग्रुप से हम रिप्लेस कर रहे हैं, पहले मैंने Hb को रिप्लेस किया, देखिए ये HaCl, ये C था, है ना, और दूसरा फिर मैंने Hc को रिप्लेस किया, अब हम क्या देखते हैं, क्या ये मिरर इमेज आइसोमर्स है? नहीं, ये मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं है, ये एनेंटियोमर्स नहीं है, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स है, विवरम समवायव है, नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप वाले स्टीरियो आइसोमर्स है। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पर जाएं तो याद आएगा आपको कि डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो Hc और Hb था, ये दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करें, देखिए ये Hb जो है ये cis टू Cl ट्रांस टू Ha है, जबकि Hc जो है वो ट्रांस टू Cl और cis टू Ha है। हो गया ना फर्क? तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन एटम्स का फर्क है, और ये डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स जो हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं और वो हमें सेपरेट सिग्नल देते हैं। यानी
इस कंपाउंड के अंदर हमें एक सिग्नल HA का मिलेगा, एक सिग्नल HB का और एक सिग्नल HC का, यानी 3 सिग्नल्स मिलेंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल देखें, अगर ये एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर इट इज 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, सिंपली 2-ब्रोमो-ब्यूटेन के अंदर देखें तो ये कायरल सेंटर है, और अगर पास वाले कार्बन आइटम के ऊपर देखें तो ये दोनों प्रोटॉन्स डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। वही करें, अगर Z से रिप्लेस करके देखें तो मैंने पहले एक को किया और फिर दूसरे को किया, और ये देखते हैं हम, ये आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर भी हमें कितने सारे सिग्नल मिलेंगे, हमें एक सिग्नल ये मिथाइल ग्रुप के लिए मिलेगा, एक इन मिथाइल ग्रुप्स के लिए मिलेगा, ये एक क्योंकि ये डायरेक्टली उस कार्बन आइटम के ऊपर लगा Br जहाँ है, और ये दोनों डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं, तो यानी एक इसके लिए और एक सिग्नल इसके लिए। यहाँ पर हमें 5 सिग्नल्स मिलेंगे। तो हम पता कर सकते हैं कि एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, और वो हमें एक ही जगह पर सिग्नल देंगे, जबकि डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं तो वो हमें अलग अलग जगह पर सिग्नल देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल देखें हम, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन है। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन के अंदर अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट इन दो प्रोटॉन्स का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये वैसी सिचुएशन है जैसा अभी हमने देखा था। ये कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर है। मैं खोल के दिखाऊं आपको, CH3, C इस पे H, ये Cl, और ये C इसके ऊपर H और Cl। ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होते ही हमें ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। तो हमें एक सिग्नल इन मिथाइल ग्रुप्स के लिए मिला, दूसरा सिग्नल हमें इस H के लिए मिला, प्रोटॉन के लिए, और क्योंकि ये डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं, एक सिग्नल C प्रोटॉन्स के लिए और एक सिग्नल D प्रोटॉन्स के लिए मिला, यानी हमें 4 PMR स्पेक्ट्रा सिग्नल्स मिलेंगे। आइए इसको देखें। सिंपली 2-मिथाइल प्रोपीन देखें तो यहाँ पर कितने सिग्नल्स मिलेंगे। ये दोनों मिथाइल प्रोटॉन्स जो हैं इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, यानी ये 6 प्रोटॉन्स के लिए हमें खाली एक सिग्नल मिलेगा, और ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये भी आइडेंटिकल हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं, इनके लिए भी एक ही सिग्नल मिलेगा। क्यों आइडेंटिकल है? देखिए, ये H के सिस में CH3 है और ट्रांस में भी CH3 है, सेम इसके सिस में CH3 और ट्रांस में भी CH3 है। ये सिचुएशन यहाँ बदल जाती है। अगर एक Cl लगा है, 1-क्लोरोईथीन है, तो इसमें देखें हम तो सिग्नल्स, ये प्रोटॉन डेफिनेटली अलग जगह पर सिग्नल देगा क्योंकि Cl कार्बन के साथ में लगा हुआ है, और ये दोनों प्रोटॉन्स, ये सिस टू Cl है, ये ट्रांस टू Cl है, यानी ये भी अलग अलग डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। इस कंपाउंड के अंदर हमें 3 सिग्नल्स मिलेंगे। अब आइए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना, हमने देखा था साइक्लोप्रोपेन इटसेल्फ के अंदर तो हमें सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह सिग्नल दे रहे थे, बट अगर हम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन देखें तो इस मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के अंदर ये जो प्रोटॉन हैं आपस में ऊपर सेम प्लेन के अंदर, इनके सिस में मिथाइल ग्रुप है, दोनों के सिस में मिथाइल ग्रुप है, और ट्रांस में H है, और नीचे भी H है। इसका मतलब इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, यानी ये जो C प्रोटॉन्स हैं ये एक सिग्नल देंगे। अब आइए D प्रोटॉन्स में, ये D प्रोटॉन्स जो हैं इनके सिस में ये प्रोटॉन है और ट्रांस में मिथाइल है, यानी ये भी दोनों आइडेंटिकल है, और ये हमें एक सिग्नल देंगे। ये वाला प्रोटॉन बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये तीसरा सिग्नल देगा, और चौथा सिग्नल हमें मिलेगा इन मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से, यानी हमें इस केस के अंदर 4 सिग्नल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, डाइथाइल ईथर,
डाइथाइल ईथर के अंदर ये मिथाइलिन प्रोटॉन्स आइडेंटिकल हैं, दोनों ऑक्सीजन के साथ में लगे हुए हैं, दोनों के पास में मिथाइल ग्रुप्स है। और सिमिलरली ये इसका मतलब हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, एक सिग्नल 4 प्रोटॉन्स के लिए और एक सिग्नल 6 प्रोटॉन्स के लिए। साइक्लोहेक्सेन, अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर देखा जाए तो साइक्लोहेक्सेन हमें एक ही सिग्नल देगा क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन्स आइडेंटिकल हैं। पर याद करिए लो टेम्परेचर के ऊपर साइक्लोहेक्सेन को हमने चेयर कॉन्फर्मेशन दी है, और ये चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर 2 तरीके के प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर हमें 2 सेट मिलेंगे। यहाँ तो अगर हम बात करें सारे 12 प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल आ रहा है, बट लो टेम्परेचर के ऊपर जबकि ये चेयर कॉन्फर्मेशन में दिखाया जाता है तो 6 एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स होते हैं, और ये 6 इक्वेटोरियल और एक्सियल प्रोटॉन्स जो हैं ये हमें अलग अलग जगह पर सिग्नल देंगे, यानी हमें 2 सिग्नल्स मिलते हैं। ये एग्जाम्पल लें ऑक्सीरेन, अगर इसको हम खोल करके देखें, हम इस तरीके से लिखें तो देखिए इसमें हमें सिग्नल CH3 और H डेफिनेटली ये एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, और ये तीसरा सिग्नल, ये दिस इज सिस टू H एंड ट्रांस टू CH3, दिस इज सिस टू H एंड ट्रांस टू H, यानी इनका एनवायरनमेंट भी फर्क है। यहाँ पर 3 नहीं हमें 4 सिग्नल मिलेंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कंपाउंड के अंदर, ये देखिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया, ये मैंने इसको खोला है और खोल करके इसको दिखाया तो मैं देखती हूँ कि मिथाइल प्रोटॉन्स अलग जगह एब्जॉर्ब करेंगे, ये प्रोटॉन्स अलग जगह, ये प्रोटॉन्स अलग जगह, और ये प्रोटॉन्स क्योंकि इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है तो हमें 4 प्रोटॉन्स मिलेंगे, चार सिग्नल्स मिलेंगे। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमें सिग्नल्स मिलेंगे। थैंक यू।